गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्रीश्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रक्त अपोहन या कृत्रिम वृक्क। इसे अपन डायलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो आप इसे रक्त अपोहन बोलेंगे, या फिर इसे कृत्रिम किडनी बोलेंगे, या फिर इसे अपन डायलाइसिस भी कहते हैं। देखो, कृत्रिम अपोहन का कार्य क्या है? जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में किडनी कार्य करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो किडनी होती है वो कार्य करना क्या कर दे? बंद कर दे, तो उस व्यक्ति के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? उस व्यक्ति के रक्त में मात्रा बढ़ जाती है यूरिया की, यानी कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। और इस नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उससे अपन क्या कहेंगे? कृत्रिम किडनी या रक्त अपोहन, या फिर इसे अपन क्या कहेंगे? डायलाइसिस कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के दोनों किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो उस व्यक्ति के रक्त में नाइट्रोजन युक्त जैसे यूरिया अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसे अपन क्या कहेंगे? रक्त अपोहन या कृत्रिम किडनी, या फिर अपन उससे क्या कहेंगे? डायलाइसिस कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो रोगी है उस रोगी की धमनियों से, किससे? धमनियों से क्या निकालेंगे? रक्त निकालेंगे। और उस रक्त को कितने डिग्री से? यानी कि जो रोगी होगा उस रोगी की धमनी से क्या निकालेंगे? रक्त निकालेंगे। फिर इस रक्त को ठंडा करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर इसे क्या कर लेंगे? ठंडा कर लेंगे। और इसे ठंडा करके इस रक्त में क्या मिला देंगे? इस रक्त में मिला देंगे हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदन पदार्थ मिला दिया जाता है। जब रक्त में हिपेरिन मिला देंगे तो ये रक्त को जमने से रोकने का क्या करता है? कार्य। ध्यान देना, हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। यदि आपने धमनियों से रक्त निकाल लिया, उसमें हिपेरिन नहीं मिलाया, रक्त का क्या बन जाएगा? थक्का रक्त जम जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले रोगी व्यक्ति की धमनियों से रक्त को निकाल लेंगे। रक्त को निकालने के पश्चात उसमें क्या मिला देंगे? हिपेरिन मिला देंगे। ये रक्त को जमने से रोकने का कार्य करेगा। फिर क्या करेंगे? रक्त में हिपेरिन मिला दिया, फिर इस मिश्रण को सेलोफोन झिल्ली के द्वारा बनी नलिकाओं में से निर्मित किडनी में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। यानी कि आप क्या करेंगे उसके बाद? यानी कि सेलोफोन झिल्ली के द्वारा निर्मित या आवृत नलिकाओं से कृत्रिम किडनी में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। यह जो झिल्ली होती है, कौन सी झिल्ली? सेलोफोन झिल्ली प्रोटीन के बड़े अणुओं के लिए कैसी होती है? अपारगम्य। यानी कि इस सेलोफोन झिल्ली में से प्रोटीन के बड़े अणु नहीं छनेंगे, जबकि यूरिक अम्ल और क्रिएटिन पदार्थ इसमें आसानी से क्या हो जाएंगे? छन जाएंगे। इन झिल्लियों के मध्य, कौन सी झिल्लियों के मध्य? सेलोफोन झिल्लियों के मध्य क्या भरा होता है? एक द्रव भरा होता है, और उस द्रव को अपन क्या कहते हैं? अपोनी द्रव। इन झिल्लियों के द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से निकालकर इसमें डाल दिया जाता है, अपोनी द्रव में डाल दिया जाता है।
तो रक्त से जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिससे अपन क्या कहेंगे, उससे अपन कहेंगे रुधिर अपोहन कहते हैं। ठीक है, वापस से देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रोगी व्यक्ति की धमनियों से रक्त को निकालेंगे, निकालने के पश्चात 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे, ठंडा करने के पश्चात उसमें हिपेरिन मिला देंगे, हिपेरिन मिलाने के पश्चात सेलोफोन झिल्ली के द्वारा आवृत जो नलिका होगी वो कृत्रिम किडनी में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। ठीक है, उस रक्त को डाल दिया, डालने के पश्चात ये जो सेलोफोन झिल्ली होती है इसमें प्रोटीन के बड़े नहीं छनेंगे, इससे क्या छनेगा, यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिन चलेगा। इस सेलोफोन जो झिल्ली होती है, इस सेलोफोन झिल्ली के मध्य एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को क्या कहते हैं, अपोनी द्रव। तो यानी कि रक्त का शुद्धिकरण होगा और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इस अपोनी द्रव में क्या कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे और रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, कृत्रिम अपोहन कहते हैं। कृत्रिम किडनी को डायलाइजर भी कहते हैं, कृत्रिम किडनी को क्या कहते हैं, डायलाइजर भी अपन कहते हैं। तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हमारा जो अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव का तंत्रिका तंत्र। अगला अपना जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट अपन लेते हैं वो हमारा आएगा तंत्रिका तंत्र। देखो, तंत्रिका तंत्र क्या है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला ऐसा तंत्र जो बाह्य वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को आवेशों के रूप में त्वरित कर शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं का संचालन करता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम कहलाता। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है तंत्रिका तंत्र। किससे कहेंगे, तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला ऐसा तंत्र जो बाह्य वातावरण से सूचनाओं को आवेशों के रूप में प्राप्त कर, आवेशों के रूप में त्वरित कर शरीर की विभिन्न प्रतिक्रियाओं का संचालन करता है, क्या कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अगर अपन बात करें प्रोटोजोआ और दूसरे अपन बात करें किसकी, पोरीफेरा, तो प्रोटोजोआ पोरीफेरा संघ के जंतुओं में
जो तंत्रिका जो तंत्र होता है वो कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा संघ के जितने भी जंतु आते हैं उन सभी संघ के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र क्या होगा? अनुपस्थित होता है। आप देखो तंत्रिका तंत्र का उद्भव किससे होता है? स्लेंट्रेटा यानी कि हाइड्रा से होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो तंत्रिका तंत्र का जो उद्भव होता है वो किससे होता है? तंत्रिका तंत्र का जो उद्भव होता है वो किससे होता है? स्लेंट्रेटा यानी कि हाइड्रा से होता है। अगला पॉइंट, तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन्स से होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होगा? तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा तंत्रिका कोशिका से, और तंत्रिका कोशिका को ही अपन क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका, या फिर अपन इसे क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या कहलाती है? न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स देखें, इसके दो भाग हैं, कोशिका काय और तंत्रिका तंतु। कोशिका काय और दूसरा तंत्रिका तंतु। फिर इसको भी एक्सॉन और किसमें बांट दिया? डेंड्रॉन में। किसमें बांट दिया? डेंड्रॉन में। अगर अपन चित्र देखें, ऐसा डायग्राम होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का। ये बीच में केंद्रक होगा, ये कोशिका काय है, ये दुर्मिका या डेंड्रोन है, ये एक्सॉन्स होते हैं, और ये तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा होता है। ये डायग्राम आपने पढ़ा होगा। तो मानव शरीर की, अगला पॉइंट, मानव शरीर की सबसे जो लंबी कोशिका है वो भी कौन कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, या फिर अपन इससे क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन्स। क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन्स। तो तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो तंत्रिका कोशिका से होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक जो इकाई है वो क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है, और मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो भी क्या कहलाती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन को कोशिका काय, तंत्रिका तंतु, एक्सॉन और डेंड्रोन, ये केंद्रक है, ये कोशिका काय है। ठीक है, उसके बाद में दुर्मिका है, ये एक्सॉन है, ये तंत्रिका तंत्र का क्या है? अंतिम सिरा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिनेप्स।
ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा सिनेप्स। देखो सिनेप्स किसे कहेंगे? सिनेप्स अपन किसे कहेंगे? ये क्या है? दुर्मिका। ये क्या है? तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। एक मैंने ये बना दिया। अब देखो किससे कहेंगे? एक तंत्रिका कोशिका का ये अंतिम सिरा और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका का दुर्मिका। ये दोनों आपस में जहां पर मिलते हैं उससे अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। या फिर दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान या फिर से रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। देखो दो परिभाषा हो गई। दो तंत्रिका कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका ये रही, दूसरी तंत्रिका कोशिका ये रही, इन दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है? ये दुर्मिका है। ये क्या है? दुर्मिका। तो दुर्मिका अपन किससे कहेंगे? तो एक तंत्रिका कोशिका ये है और दूसरी तंत्रिका कोशिका नीचे वाली है, तो किससे कहेंगे? तो एक जो तंत्रिका कोशिका है इसका कौन सा सिरा? इसका ये अंतिम सिरा। ठीक है। ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है तो इसका ये क्या होगा? दुर्मिका। दोनों आपस में जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को अपन क्या कहते हैं? उस स्थान को अपन कहेंगे सिनेप्स। तो इसकी दो परिभाषा हो गई। एक परिभाषा ये हो गई और दूसरी परिभाषा ये हो गई। तो इससे भी याद कर लो। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र आता है। तंत्रिका तंत्र, इस तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में डिवाइडेड किया गया है। तीन भाग कौन कौन से होंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तीन भाग हो गए। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब उसके बाद में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसको फिर दो भागों में बांट दिया। दो भाग कौन कौन से? एक भाग हो जाएगा मस्तिष्क और दूसरा कौन सा हो जाएगा? मेरुरज्जु। इसके भी दो भाग हो गए। उसके बाद में आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है इसको भी दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? एक है कपाल तंत्रिकाएं और दूसरा हो जाएगा मेरु तंत्रिकाएं। तो मनुष्य के अंदर जो कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है वो 12 जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिकाएं कितनी होगी? 31 जोड़ी।
सवाय तंत्रिका तंत्र के डिवाइडेड करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये दोनों जो तंत्रिका तंत्र होते हैं एक दूसरे के विपरीत यानी कि अपोजिट क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये अपना डिवाइडेड हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और सवाय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमने कितने भागों में बांटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसको दो भागों में कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं, इसको भी दो भागों में, अनुकंपी और परानुकंपी एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। ठीक है, तो कपाल तंत्रिकाएं, तो मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती हैं, 31 जोड़ी। अगर बात आ जाए खरगोश की, तो खरगोश में कितनी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, खरगोश में पाई जाती है कितनी, 37 जोड़ी पाई जाती है। तो देखो इनमें से अपन सबसे पहला पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहला अपन जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हमारा होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो इसमें अपन जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे, मस्तिष्क। अब देखो जो मस्तिष्क होता है वो मानव शरीर का सबसे कोमल अंग होता है। जो मस्तिष्क होता है ये मानव शरीर का क्या है, सबसे कोमल अंग है। ठीक है, मस्तिष्क से मानव शरीर का क्या है, सबसे कोमल अंग है। और ये जो मस्तिष्क होता है किसके भीतर सुरक्षित होता है, बताइए। तो ये जो मस्तिष्क होता है ये किसके भीतर पाया जाएगा, कपाल के भीतर पाया जाता है। मस्तिष्क किसके भीतर पाया जाएगा, मस्तिष्क पाया जाता है किसके भीतर, कपाल के भीतर। ठीक है, तो मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे कोमल अंग है और यह हमारा जो मस्तिष्क होता है ये कपाल यानी कि करोटी के भीतर सुरक्षित रहता है, जो कि ये कपाल मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है ब्रेन्स, इस मस्तिष्क के चारों ओर कैसे तंतुमय संयोजी ऊतक का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क होता है उस मस्तिष्क के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं मस्तिष्क का आवरण। क्या कहेंगे, जिससे अपन क्या कहेंगे, जिससे अपन कहेंगे मस्तिष्क का आवरण कहेंगे। ठीक है, और इसके चारों तरफ कितनी झिल्लियां पाई जाएंगी, 3 झिल्लियां। मस्तिष्क के चारों ओर तंतुमय संयोजी ऊतक की कितनी झिल्लियां पाई जाती है, 3 झिल्लियां पाई जाती है, जिससे अपन क्या कहेंगे, मस्तिष्क का आवरण कहते हैं। कौन कौन सी झिल्ली है, देखो सबसे पहले है ड्यूरामेटर। दूसरी जो झिल्ली पाई जाएगी एरेक्नोइड, और तीसरी जो झिल्ली पाई जाएगी वो पाई जाएगी पायामेटर।
देखो याद रखने का तरीका क्या है, DAP, इससे याद रखना ये पहली झिल्ली, ये दूसरी झिल्ली और ये कौन सी झिल्ली, तीसरी। यानी कि मस्तिष्क के चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक की 3 झिल्लियां पाई जाती, जिसे अपन क्या कहेंगे, मस्तिष्क का आवरण कहते हैं। तो 3 झिल्ली कौन कौन सी पाई जाएगी, 3 झिल्ली होगी हमारे पास। पहली होगी ड्यूरामेटर, दूसरी जो झिल्ली होगी हमारी एरेक्नोइड होगी, और तीसरी जो झिल्ली होगी वो हमारी कौन सी होगी, पायामेटर होगी। सीरियल से याद रखना है इसको, DAP, ठीक है, मैंने बता दिया DAP। डी से ड्यूरामेटर, ठीक है, डी से क्या हो जाएगा, ड्यूरामेटर, ए से एरेक्नोइड और टी से हो जाएगा पायामेटर। देखो ये मस्तिष्क की कौन सी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली है। यह मस्तिष्क की कौन सी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है, जो मोटी और कैसी होती है, बड़ी होती है। कैसी होती है, मोटी और बड़ी। किसकी बनी होती है, कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। ये जो झिल्ली होती है नॉन इलास्टिक होती है या अप्रत्यास्थ होती है। देख जानते हैं इलास्टिक नॉन इलास्टिक। इलास्टिक का नॉन इलास्टिक का मतलब कि झिल्ली मतलब कोमल नहीं होगी, कठोर होगी, इसमें लचीलापन का गुण नहीं पाया जाएगा, उसे अपन कहते हैं नॉन इलास्टिक, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा, ड्यूरामेटर। ये मस्तिष्क की कौन सी झिल्ली है, ये मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली होती है जो मोटी और बड़ी होती है और कोलेजन तंतुओं की बनी होती है, नॉन इलास्टिक होती है। और किससे जुड़ी होगी, ये क्रेनियल अस्थि से, किससे जुड़ी होगी, क्रेनियल अस्थि से क्या होती है, जुड़ी होती है। दूसरा अपना एरेक्नोइड। देखो ये मस्तिष्क की कौन सी झिल्ली होती है, ये मस्तिष्क की होती है मध्य झिल्ली। ये झिल्ली केवल और केवल किसमें पाई जाएगी, ये केवल और केवल पाई जाती है किसमें, स्तनधारियों के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। केवल और केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। और इसमें रक्त कोश, इसका जो निर्माण होता है वो कोलेजन तंतु और इलास्टिक तंतुओं से होता है। इसमें क्या होगा, जो रक्त कोशिका होगी उस रक्त कोशिका का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है, ठीक है। वापस से देख लो, एरेक्नोइड होती है, ये मस्तिष्क की कौन सी झिल्ली होती है, ये मस्तिष्क की मध्य झिल्ली होती है। केवल और केवल किसमें पाई जाती है, स्तनधारियों में पाई जाती है। और ये कोलेजन तंतु और इलास्टिक तंतुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें रक्त कोशिका का क्या पाया जाता है, जाल। देखो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड, ये एरेक्नोइड है, इन दोनों के बीच में एक गुहा पाई जाती है, उस गुहा को कहेंगे सबड्यूरल गुहा। क्या कहेंगे, सबड्यूरल गुहा। और इसमें भरा होगा प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। यानी कि इन दोनों के बीच, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है। उस गुहा को क्या कहेंगे, सबड्यूरल गुहा। और इसमें क्या भरा होगा, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। कल अपन तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, पायामेटर, ठीक है। कल की जो क्लास में अपन तीसरी झिल्ली का प्रकार पढ़ेंगे। आज आपने पढ़ लिया ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, और कल अपन क्या पढ़ेंगे, पायामेटर पढ़ेंगे कल की क्लास में।